तो आपका बहुत बहुत स्वागत है विद इन द लाइफ पॉडकास्ट सीरीज में। थैंक यू सो मच सर। आज हम लोगों का 62nd है ना, 62nd पॉडकास्ट एपिसोड है। विद इन द लाइफ का मतलब हम लोगों का ये है कि आपके जीवन में अपने संघर्षों के कारण वॉट एवर यू हैव बीन, बिकॉज यू कम फ्रॉम वेरी वेरी ऑर्डिनरी बैकग्राउंड, जैसा कि हमने पढ़ा, फिर भी आपने इस तरह से कैसे किया जीवन में इतना संघर्ष करने के बाद भी। हाउ कम दैट यू हैव अचीव दिस मच, इस बात में हम लोगों का इंटरेस्ट है, हमारे टीम का इंटरेस्ट है। देखिए, बहुत नामी गिरामी लोग तो बहुत हैं, उनके पास समय नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हम लोगों को ऐसे लोग चाहिए जो कि अभी एकदम होराइजन पे आ रहे हैं। ऐसे लोगों को हम लोग अपने पॉडकास्ट में इनवाइट करते हैं कि वो प्रेरणा दे सके, हमारे व्यूअर्स को बता सकें कि आप निराश मत होइए, हम हैं आपके साथ। तो इसलिए जो है, आप अपने जीवन की पहले तो कहानी सुनाइए। अच्छा, कि मतलब हाउ डू यू से कि आपका, हम जहाँ तक ये जानते हैं कि आपके जीवन का यही लक्ष्य था। यस, समवॉट यही था। इनफैक्ट जब मेरी शुरुआत हुई, इनफैक्ट हमारा बैकग्राउंड बहुत ही एक नॉर्मल फैमिली से है, किसान की फैमिली से है। वही इसमें लिखा भी है। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ही गांव में रहते थे, और मॉम एंड डैड जब उनकी मैरिज हुई तो फिर पूरा का पूरा जैसे एक देहात का माहौल होता है, किसान की फैमिली। और मेरा बचपन भी वहीं बीता। ये आपका बचपन कहाँ है? हरियाणा में एक छोटी सी प्लेस है सर, सांपला, और उससे थोड़ा सा इंटीरियर 7 किलोमीटर जाएंगे तो एक छोटा सा विलेज है, कुल्ताना। तो कुल्ताना में मेरा बचपन बीता। तो माँ को ये था कि भाई पूरी फैमिली किसान की है, तो मैं विशाल, जो मेरा नाम उन्होंने रखा, उसके पीछे भी कहानी है कि इसको मैं किसान नहीं बनने दूंगी। इसको मैं, जो मैंने इसके लिए सोचा है, अपना सपना जो एक मुझे मैंने इसके लिए बुना है, उसको मुझे पूरा करना है। और वो बस फिर उन्होंने अपना जो भी है सामान उठाया और मेरे पिताजी के साथ मुझे लेके दिल्ली आ गए। घर नहीं था, मदर सब लोग आ गए दिल्ली? हाँ जी। तो घर नहीं था, कुछ नहीं पता था कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे। अरे वाह। तो माताजी की फैमिली थी शाहदरा में, उनके पेरेंट्स वहीं रहते थे। दिल्ली कनेक्शन था, तो कुछ टाइम वो वहीं रही। बट क्योंकि स्वाभिमानी बहुत थी माताजी, शिक्षिका थी वो, और उन्होंने जैसा वो मुझे बताती रही कि उसके बाद कुछ टाइम के बाद मम्मी ने ट्यूशन शुरू करी, प्राइवेट ट्यूशन्स। उनसे जो पैसा आता था उसके लिए फिर एक किराए पे मकान लिया। एक छोटा सा कमरा हुआ करता था जहाँ हम 3 लोग रहा करते थे, और वहाँ से बस शुरुआत हुई। तो मेरे जो संस्कार माताजी ने दिए थे वो यही दिए थे कि संघर्ष तो जीवन में रहेगा ही, और ये जीवन ही एक संघर्ष है, बट आपकी निष्ठा, आपकी लगन कभी रुकनी नहीं चाहिए। नहीं, डॉक्टर विशाल, ये बताइए कि आपने जीवन में ये कब सोचा कि आप डॉक्टर बनेंगे? ये मेरे पिताजी की एक्चुअली ख्वाहिश थी, क्योंकि जब 10वीं के बाद उन्होंने बायोलॉजी ली तो उनको मेंढक काटना पड़ा। तो वो कहते कि मैं ये काट नहीं पाऊंगा, और वो छोड़ दिया उन्होंने। कहते कि मैं तो, ये मेरे बस की नहीं है ये करना। और उन्होंने फिर पढ़ाई भी आगे इतनी नहीं करी। कहते मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। तो दादाजी ने भी बड़ी कोशिश करी कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए। तो वो एक पापा का भी सपना था कि अपने लड़के को तो मुझे डॉक्टर ही बनाना है। अच्छा। तो ऐसे फिर मम्मी ने भी मुझे 2 ही ऑप्शन दी थी कि मैं चाहती हूँ या तो तू पढ़ लिख के डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। तो फिर पापा ने कहा नहीं, ये बनेगा तो डॉक्टर ही, क्योंकि मेरी भी इच्छा इसमें है। तो बस मैं काट नहीं पाया। तो बस फिर वो बचपन से ही एक ये था कि हाँ, मेडिकल सब्जेक्ट्स लेने हैं, डॉक्टरी में जाना है, डॉक्टरी ही पढ़नी है। और बस एक वही जुनून था, हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं थी सिवाय पढ़ने के। व्हाट वाज योर कॉलेज? मैं सर, जो मेरी बेसिक पढ़ाई हुई वो बेंगलोर से हुई, साउथ से हुई, रामैया। वहाँ का काफ़ी एक बहुत अच्छा प्रतिष्ठित कॉलेज है। हम लोग उसको रमैया बोलते हैं। हाँ, रमैया। तो वहाँ से मेरी पढ़ाई हुई, और 6 साल मेरे बेंगलोर में ही बीते। तो बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। बट वहाँ पे भी हमारे साथ जो हुआ वो एक अलग ही
भाषा तो था ही सर, बट वहाँ पे नॉर्थ इंडियंस को कुछ इतना ज़्यादा वेल ग्रीट नहीं करते हैं। तो थोड़ी बहुत हमने भी सीखी वहाँ पे लैंग्वेज की, हम एटलीस्ट पेशेंट्स को कन्विंस कर सकें, पेशेंट्स को क्या बात करनी है, उनके साथ क्या चीज़ कर सकते हैं, वो थोड़ी बहुत हमने सीखी। और हमारा तो बड़ा रेवोल्यूशनरी बैच रहा स्टार्टिंग से ही, क्योंकि हमें जब एडमिट किया गया यूनिवर्सिटी ने तो उसने 6 मंथ्स हमारे रिड्यूस कर दिए कोर्स के। तो ये अलाउड नहीं होता है किसी भी यूनिवर्सिटी में कि आप कोर्स को डिग्रेड कर सकें। अच्छा। और हमने पहले साल में ही वो यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट केस किया, और एग्ज़ाम के एक दिन पहले हमें स्टे मिला। स्टे तो मिल गया, बट सब बच्चों को ये था पास कैसे होंगे भाई, यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट आप लड़ रहे हैं। तो वहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन ही नहीं थी। हमारे पास ऑप्शन ये थी कि बस आपको पढ़ना है, अव्वल दर्जे पे आना है, और आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप कहीं पे भी लैक हो सके। तो वहाँ से हमारी स्ट्रगल शुरू हो गई थी। अरे बाप। और बस वो पूरे 6 साल हमारे वहाँ जो बीते वो पूरे स्ट्रगल के ही थे। फिर उसके बाद जब दिल्ली आए तो फिर एक नई स्ट्रगल कि यहाँ पे आप नौकरी कहाँ करेंगे, कौन सा हॉस्पिटल आपको रिक्रूट करेगा। तो जहाँ पे भी जाऊँ वहाँ हर जगह ऑलमोस्ट डॉक्टर्स ही हुआ करते थे। वो कहते थे आप ट्रेनिंग के लिए लगिए। तो हमने कहा सर ऑलरेडी हम इतना पढ़ के आए हैं, ट्रेनिंग नहीं, अब तो हमारे काम करने का समय है। तो मुश्किल तो बहुत था, नहीं हमें जगह मिली। धीरे धीरे फिर हमने ऐसे डॉक्टर्स को कंसल्ट किया कि जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं था। तो उन्होंने कहा कि भाई देख लो ये जगह है, आप अगर इसको मैनेज कर सकते हो तो आपके ऊपर है। तो हमने इस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली, हमने कहा कि ठीक है, अगर हमें हल्की सी भी रोशनी नज़र आती है तो हम उसको उस रोशनी की तरफ ज़रूर जाएंगे। और वहाँ से हमने चैलेंजेस शुरू किए कि उस छोटी सी जगह से जब हमने प्रैक्टिस अपनी शुरू करी तो वहाँ पे हम लोग आई थिंक 3 या 4 साल के बाद जब वो प्रैक्टिस शुरू करके, बट मेरा एक सपना था, हम ईस्ट दिल्ली में ही रहते थे, तो ईस्ट दिल्ली में वो जगह थी कि दिल्ली के जो सबसे पॉश एरिया है हमें वहाँ तो आना ही आना है। ये एक सपना हमारा 2002 से ही मैंने बुन लिया था। तो बस उसी के चलते फिर आज हमारा एक वसंत विहार में बहुत अच्छा सेंटर है, बट इसकी नींव हमने 2002 में ही रख दी थी कि नहीं, आना तो वहीं पे है। वसंत विहार में आपका प्रॉपर अपना सेंटर है? हाँ जी, अपना सेंटर है प्रॉपर। तो और वो संपूर्ण क्या नाम है? ये संपूर्ण हेल्थ एजुकेशन रिसर्च सोसाइटी सर, ये एक एनजीओ है, जैसे कि नाम ही कहता है संपूर्ण हेल्थ। संपूर्ण हेल्थ मतलब इट डिपिक्ट्स द कंप्लीट हेल्थ। हमारा बेसिकली उन चुनिंदा डॉक्टर्स में से हैं जो आपको ये बताते हैं कि आप बीमार ना पड़े उसके लिए क्या करें। बीमार पड़ने के बाद तो इलाज हर जगह का है। और ये बात मुझे आज से 25 साल पहले इसलिए समझ में आई थी कि जब मैं अपने प्रोफेसर्स को देखता था कि वो इलाज कर रहे हैं, इलाज, क्योंकि मेरी स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक्स है, घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है, तो इलाज मतलब 1 साल के बाद वो पेशेंट दोबारा क्यों आ रहा है, ये कह के कि दिक्कत बढ़ गई, और तब भी इलाज होता था। फिर उस 1 साल के बाद 2 साल के बाद पेशेंट और आता है, कहता है सर ये तो और बढ़ गई। निजात होना चाहिए ना, निजात होना चाहिए। तो वहां से मुझे टर्मिनोलॉजी समझ आई, समथिंग कॉल्ड मैनेजमेंट। तो मेरे प्रोफेसर ने कहा कि अगर डॉक्टरी लाइन में आप ट्रीट करने लगे तो कमाओगे कैसे, आपको मैनेज करना है। और ये आज 25 साल हो गए हैं, मुझे समझ में आता है अपने सिनेरियो में देखते हुए कि आज भी डायबिटीज मैनेज ही हो रही है, हाइपरटेंशन मैनेज ही हो रहा है, कमर का दर्द मैनेज ही हो रहा है, घुटनों का दर्द मैनेज ही हो रहा है। इरेडिकेशन ऑफ द रूट कॉज या ट्रीटिंग द रूट कॉज को कोई नहीं देख रहा है, सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए ही हम लोग भाग रहे हैं। तो इसके लिए तो इन लोगों का है जो जड़ में जाते हैं। एग्जैक्टली। तो इसलिए मेरी रुचि बढ़ी कि चाहे वो घुटने का दर्द हो, चाहे कमर का दर्द हो, या कहीं का भी हो, होता क्यों है। दर्द है ये तो मुझे भी मालूम है और शरीर ने आपको भी बता दिया दर्द है, पर है क्यों, तो इसका कारण कौन बताएगा, और बिना कारण के आप इलाज क्या करेंगे। डायग्नोसिस क्या है, डायग्नोसिस क्यों है या बीमारी क्यों है, ये नहीं पता चलता है। अब कोई आदमी गिर गया, हड्डी टूट गई, तो एक्सरे मुझे ये बताएगा कि टूटी हुई है हड्डी, बट टूटी कैसे है ये कोई नहीं बताएगा। तो या तो ये मरीज, अब मुझे भी नहीं पता एज ए डॉक्टर, वो मरीज ही आके बताता है सर ये कर रहा था ऐसे टूट गई है। तो मुझे लगा कि जब तक ये इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी लोगों में कि बीमारी होती क्यों है और कैसे है, तब तक हम इलाज नहीं कर पाएंगे। और मेरा ये मानना है कि डॉक्टर के हाथ में आपकी बिगड़ी हुई बीमारी या बिगड़ी हुई सेहत को ठीक करना है, सेहत को ठीक रखना आपके हाथ में। हेल्थ इज ऑलवेज इन योर हैंड, इट्स नॉट इन डॉक्टर्स हैंड। डॉक्टर के हाथ में तो इलाज है। तो यहीं से हमारी ये प्रोएक्टिवनेस शुरू हो गई थी कि अगर हम बात हेल्थ की करते हैं, हर कोई कहता है हेल्दी 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 नेशन, बट हेल्दी नेशन के पीछे जब तक आपकी अवेयरनेस नहीं होगी, बहुत लोग कहते हैं सर पता ही नहीं था,
ठीक है, आपको पता नहीं था तो वी आर देयर टू मेक यू अंडरस्टैंड, बट पता चलने के बाद भी अगर आप ना माने फिर तो बेईमानी है, फिर तो गलती है। तो ये कोई एनजीओ है जो आप चलाते ये हैं? हमारी एनजीओ है सर, संपूर्ण हेल्थ एजुकेशन रिसर्च सोसाइटी। अच्छा। इसके अंतर्गत हम ऑलमोस्ट अब तो 2009 में हमने फॉर्म करी थी विद दैट सेम मिशन ओनली, कि हम लोगों में हेल्थ अवेयरनेस के बारे में जागरूकता तो यू बांटे। ऑर्गेनाइज वर्कशॉप्स? हाँ जी सर, वी ऑर्गेनाइज वर्कशॉप्स। यहाँ पे हमारी एक रेजिडेंशियल वर्कशॉप होती है जहाँ पे हम लोगों को किसी भी डेस्टिनेशन में लेके जाते हैं, कंप्लीट फैमिली को हम हेल्थ एजुकेशन देते हैं। सो हेल्थ विद फन, ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है। और जहाँ हम एज अ फैकल्टी मेंबर जाते हैं, जहाँ हमारे पास ऑप्शन नहीं है, लोग हमें बुलाते हैं वेरियस प्लेटफॉर्म पे, वहाँ हम जाते हैं, लोगों को बताते हैं कि हेल्थ के सही मायने क्या है। हमें थोड़ा सा इसलिए महसूस भी होता है सर, बिकॉज हमने पूरे विश्व को योग दिया है, पर मेरी ही कंट्री में जब लोग कहते हैं कि हमें इतने सालों से दिक्कत है घुटने की, कमर की, गर्दन की, तो मैं कहता हूँ हड्डी टूट के 3 महीने में जुड़ जाती है। आपको सालों से दिक्कत है, क्या हड्डी टूटी हुई है? कहते नहीं। तो मैंने फिर दिक्कत क्या है? कैसे दिक्कत दर्द है। तो मैंने दर्द तो बीमारी नहीं है, वो तो लक्षण है। और दर्द तो होना बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज वो आपको ये बताता है कहाँ कुछ गलत हो रहा है, आप उस गलती को सुधारो, पेन को मत सुधारो। पेन तो अपने आप चला जाएगा, आप गलती सुधारो तो वो पूछते सर गलती क्या कर रहे हैं, और मुझे लगता था वो हर चीज़ में गलती ही कर रहे हैं। मैं उनसे पूछता था अच्छा आप एक्सरसाइज करते हैं? तो वो कहते थे हाँ करते हैं। मैंने कहा दिखाओ, तो वो मूवमेंट करते थे। तो मेरे देश में आज भी मैं अगर 2025 की बात करूं, हाँ। तो लोगों में इस चीज़ का मायने नहीं पता है कि मूवमेंट और एक्सरसाइज में अंतर क्या है। हाँ, फिर लोग कहते हैं कि हम एक्सरसाइज फिट रहने के लिए करते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ फिट किसको कहते हैं, तो वो अपनी अपनी परिभाषा कहते हैं, बट कितने लोगों को पता है कि फिट उस इंसान का नाम है जिसने एक्सरसाइज को इन्वेंट किया, और उसका नाम था पॉल मॉरिस फिट। और वो फिट FIT नहीं है, वो फिट FITT है। और उसने प्रिंसिपल दिया एक्सरसाइज का कि एक्सरसाइज की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, टाइम क्या होनी चाहिए और टाइप क्या होना चाहिए, क्योंकि आपको स्ट्रेंथनिंग चाहिए। हम मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी में जाते हैं, वो भी नहीं करते हैं, क्योंकि फ्लेक्सिबल होने के लिए जो रेंज है आपकी, उसके बियॉन्ड जाना पड़ता है। तो ना आप स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, ना आप स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज का मालूम नहीं है, तो आप इतने सालों से पीड़ित होंगे ही होंगे। अब इसमें फिर मेरा इंटरेस्ट ये बढ़ा कि अगर आपका वजन ज़्यादा है, क्योंकि घुटनों के ऊपर अगर आपका एक किलो ज़्यादा है, तो घुटनों के ऊपर 4 किलो चला जाता है एवरी स्टेप यू टेक, मतलब हर कदम पे। तो यहाँ पे जो दिक्कत आती है वो फिर बॉडी वेट की आती है। तो आजकल जितने भी लोग स्लिमिंग की सो कॉल्ड जो इंडस्ट्री है, वहाँ पे कोई भी ये नहीं कहता मुझे आपका फैट रिडक्शन करना है, वो कहते हैं वेट रिडक्शन करना है। वेट तो आप शरीर से 2 ग्लास पानी निकाल दीजिए, वेइंग स्केल पे 1 किलो कम नजर आ जाएंगे। तो वेट कोई तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है, दिक्कत है फैट। फैट कैसे कम करेंगे? फिर मेरी कंट्री में आज तक भी ये मिसकंसेप्शन है कि आपका फैट जो है वो पसीने के साथ आ जाएगा। वो तो पानी है, कैसे आ सकता है? सर वो यूरिन के थ्रू आ जाएगा, कैसे पॉसिबल है? और ना वो स्टूल के थ्रू आएगा, तो फिर कर क्या सकते हैं? तो इतनी ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं कि सर हम फैट को बर्न कर सकते हैं। आप बर्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फैट एनर्जी है, एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड वन फॉर्म टू अनदर। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होता है, देयर इज नथिंग कॉल्ड बर्निंग। हीट से केवल स्वेट बाहर आता है, पानी बाहर आता है, यू स्टिल कैन नॉट टारगेट द फैट। तो फिर क्या, तो रास्ता क्या है फिर? रास्ता ये तो बड़ा बड़ा मिसकंसेप्शन है। हर जगह ही तो मिसकंसेप्शन है सर। आप कोई भी चीज उठा के देख लीजिए, बहुत लोग कहते हैं सर, अगर जैसे मैं बीपी की बात करूं कि नमक कम खाना है, अच्छा नॉर्मल कितना खाना है? अब नॉर्मल के बारे में पता नहीं है, तो ज़्यादा और कम की डेफिनेशन कैसे आएगी? तो वो गूगल करते हैं, कई बारी प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं, अच्छा सर हमें पता है 5 ग्राम खाना है। तो मैं पूछता हूँ अच्छा ब्रेकफास्ट में कितना खाया? कहते सर हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो मैंने कहा आप ही ने तो 5 ग्राम कहा मेरे को। तो ये कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। कितने लोगों में ये धारणा है, या कितने लोगों को पता है कि चलो आपकी बॉडी में सोडियम भी ज़्यादा है, तो आप कुछ ऐसा खाएं जो उसको न्यूट्रलाइज कर ले। पोटेशियम कैन न्यूट्रलाइज इट। अब किन चीज़ों में पोटेशियम है, कितना चाहिए, ये अवेयरनेस कौन देगा सर? आज भी मेरी कंट्री में ये लगता है कि चीनी से डायबिटीज़ होती है। चीनी से डायबिटीज़ नहीं होती है। डायबिटीज़ में स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ चीनी नहीं खानी है, ये एक अलग बात है। तो हर एक जगह केवल मिथ, केवल मिथ, केवल मिथ। मुझे सर्वाइकल है, चक्कर आते हैं। सर्वाइकल में चक्कर आते नहीं है, क्योंकि चक्कर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्रेनियल नर्व्स की है, वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व अ पार्ट ऑफ क्रेनियल नर्व। स्पाइनल नर्व से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ ये हो सकता है आपको खांसी जुकाम है, बुखार भी हो सकता है, बट ये ज़रूरी तो नहीं है बुखार है तो खांसी जुकाम भी होगा। तो चक्कर भी आ रहे हैं, गर्दन में दर्द भी है, दोनों पॉसिबिलिटी तो ऐसा में तो आपका जो है मेडिकल लाइन में आपके बहुत विरोधी हो गए होंगे। हैं सर, बिकॉज वो ये कहते हैं कि आप
इलाज करिए बट हमारे सिस्टम के थ्रू करिए, हाँ। क्योंकि ये एक सिस्टम, एक मैं कहूं कि माफिया के रूप में है, बिकॉज इस सिस्टम के ऊपर सब जुड़े हुए हैं ना सर। अब यहाँ पे अगर कोई आप ऐसी बात करते हैं कि इनका ध्यान तो मैनेजमेंट में है ना। एग्जैक्टली तो यहाँ पे कोई नहीं चाहता कि आप स्वस्थ रहें, यहाँ पे सब ये चाहते हैं कि आप बीमार रहें, क्योंकि पूरी दवाई इंडस्ट्री आपकी केवल सेहत खराब होने के ऊपर टिकी हुई है। तो यहाँ पे अगर आप ही स्वस्थ हैं फिर तो ये पूरी इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाएगी। तो हमारे यहाँ जो कहते हैं हेल्थ केयर सिस्टम, ये मेरे को बड़ा महसूस होता है सर, हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है, सिक केयर सिस्टम है। हाँ, और क्या? आप बीमार पड़ते हैं तब ध्यान होता है, हेल्थ केयर सिस्टम मतलब आप बीमार ही ना पड़े। तो इसलिए हमने सोचा कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, क्योंकि आपने बचपन से यही सीखा है कि इलाज से बेहतर उस चीज को आप होने ही ना दे, प्रिवेंशन इज ये ऑलवेज तो बड़ा क्रांतिकारी है, लेकिन इसमें आपके जो एलोपैथी के और लोग हैं आपके अपोजिशन में होंगे। सर वो तो खैर है ही, बट देखिए सर बैलेंसिंग से चलती है हर चीज, कुछ अच्छे भी हैं कुछ बुरे भी हैं। मैं डॉक्टर विमल छाजर से मिला हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो ऐसे ही बात करते हैं वो। एग्जैक्टली जो हार्ट सर्जरी और आई नो, यस, बहुत अच्छा बताया। एग्जैक्टली हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से एग्जेम्पलीफाई करते हैं। एग्जैक्टली सर, ये सारी बीमारियां तो लाइफस्टाइल डिजीज की हैं, और ये लाइफस्टाइल हम इसलिए कह रहे हैं कि आपका जो अवेयरनेस है खान पान का और जो मिसबैलेंस है एक्सरसाइज करने का, वहां पे दिक्कतें आ रही हैं। तो अगर आपको सही जानकारी मिल जाती है, बट हमारे यहाँ दिक्कत ही है कि सर सिगरेट पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है पिएंगे तो कैंसर होगा, शराब के ऊपर लिखा हुआ है पियोगे तो मरोगे, बट फिर भी आप पीते हैं। तो फिर आप ये मेंटालिटी कैसे सुधारेंगे? तो मुझे लगता है ये चीज़ आपके बचपन से ही आपकी किताबों में, आपके पेरेंटिंग में, आपके स्कूल में होनी चाहिए कि आपका भविष्य क्या होने वाला है। वो हम पैसों के रूप में तो अपना प्रोफेशनल या कैरियर चूज कर लेते हैं सर, हेल्थ वाइज अगर हमारी हेल्थ ही ठीक नहीं है तो हम किसी भी प्रोफेशन में हो हमारी प्रोडक्टिविटी आ ही नहीं सकती है। यू कैन नॉट गिव द परफॉर्मेंस एक्सेलेंस अंटिल अनलेस यू आर हेल्दी। तो हेल्थ, मुझे लगता है लोग कहते हैं सर हमारे पास टाइम नहीं है, और मैं कहता हूं कि हेल्थ को मेंटेन करने के लिए टाइम की जरूरत नहीं पड़ती, डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है। जो संस्कृत में शब्द है स्वास्थ्य, एग्जैक्टली, स्वस्थ अपने स्थिति में रहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो बस वही हमारा एक मिशन है सर, जिसको हम लेके चल रहे हैं। आज जिसको भी देखो बोलता है मुझे स्ट्रेस बहुत है, स्ट्रेस बहुत है, स्ट्रेस बहुत है। मुझे इस परिभाषा की आज तक परिभाषा मतलब मैं खुद नहीं समझ पाया हूँ। जब मैं उनसे पूछता हूँ अच्छा कहाँ फील होता है, तो उनको फील होता है यहाँ पे। चलो वो तो एक मेंटल स्ट्रेस की बात है, बट पूछता हूँ फिजिकल स्ट्रेस क्या होता है, वो किसी को पता नहीं है। और दिक्कत ये है कि अगर आपको फिजिकल स्ट्रेस नहीं पता जिसकी वजह से आपको पेन हो रहा है, तो आप पेन के पीछे भागते रहिए, भागते रहिए, भागते रहिए, और पेन आपको भगाता ही रहेगा, आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो फिर हमने सोचा कि इट्स अ हाई टाइम, और हमने जो पढ़ा है वो मासेस में जाना बहुत ज़रूरी है। तब हमने फिर इस एनजीओ का गठन किया। हमने कहा कि इस एनजीओ के तहत हम पूरी एक फैमिली को ट्रेन करेंगे। हमारा ये मानना है कि आपने फैमिली के किसी एक पर्सन को एजुकेट कर दिया तो आपने पूरी कंप्लीट फैमिली को एजुकेट कर दिया। अब डिसीजन उनके ऊपर है, मेरा काम आपको सही राह पे सही राह दिखाना है, चलना तो आप नहीं है। आप अपने को ऑर्थोपेडिक्स कहते हैं? यस सर। तो आपको टोटल हेल्थ कुछ कर रहे हैं सर ऑर्थो इज लाइक बेसिकली टू डू विद द बोन्स, एंड इसमें सिर्फ बोन्स नहीं आती हैं, इसमें पूरा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम आता है। जब मैं इस मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के पीछे मतलब मैं पढ़ाई कर रहा था, शोध कर रहा था, तो पता लगा कि आपका 60% कॉन्ट्रीब्यूशन लॉन्गेविटी का, यानी आपको लंबी आयु तक अगर जीना है तो उसमें 60% कॉन्ट्रीब्यूशन आपकी स्केलेटल ग्रुप ऑफ मसल्स का है, यानी मांसपेशियों का रोल है। और मुझे नहीं पता कि मेरी कंट्री में कितने लोगों को बात मालूम है। आपको बुढ़ापे में अगर एक चीज़ मौत के नज़दीक लेके जाती है तो वीकनेस ऑफ द मसल्स है। अगर आपकी मसल स्ट्रांग है तो आप लॉन्गर लिव करते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड मेडिकली टर्मिनोलॉजी होती है एक एज रिलेटेड सार्कोपीनिया, मींस देयर इज अ लॉस ऑफ मसल मास एज यू एज। अगर वो मसल मास आप मेंटेन नहीं करेंगे, बुढ़ापे में आप झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि बैक मसल्स वीक हो गई, आप ग्रिप नहीं कर पाते, आप चल नहीं पाते, आप दो स्टांस नहीं ले पाते हैं। तो ब्रेन आपको सिग्नल कहता है कि नहीं, बॉडी डिक्लाइनिंग फेज में आ रही है, बिकॉज यू आर नॉट एक्टिव। एक्टिविटी के लिए आपकी मसल स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है। अब मसल स्ट्रेंथ कहाँ से आए? प्रोटीन। ये एक अलग मिथ है सर कि आप प्रोटीन खाओ और आपकी मसल बढ़ेगी। मसल प्रोटीन खाने से नहीं, हाँ आपको सारी जैसे फूड है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, आपको सारी चीज़ें चाहिए। बट ये जो मार्केट में एक मिथ है कि आपको बहुत प्रोटीन खाना है, प्रोटीन से मसल बनती है, वो सबसे बड़ा मिथ है। बेसिकली आपका जो एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं वो आपकी बॉडी, आप दाल चावल या खिचड़ी खा रहे हो उसमें देसी घी डाल रहे हैं, आपकी पूरी बॉडी में चला गया एमिनो एसिड्स, कंप्लीट चेन बन गई। आपको डब्बों की क्या जरूरत है? इतना बड़ा बड़ा डब्बा बेचते ये सब मार्केटिंग है ना सर। ये मार्केटिंग तो कहते हैं ना, मैनेजमेंट का एक फर्स्ट रूल है कि आपको गंजे को कंघी बेचनी है।
तो अगर आप उसको कंघी बेच पा रहे हैं तो यही तो मैनेजमेंट का रूल है। और ये सारी की सारी चीज़ें फैंटेसी के ऊपर चल रही हैं। हिंदुस्तान में कहा जाता है कि आप कॉम्प्लान पिएंगे तो आपकी हाइट बढ़ेगी। हम अब देख सकते हैं कितनी हाइट बढ़ती है। कॉम्प्लान बॉय। एग्जैक्टली। तो अब ये सिर्फ एक फैसिनेशन है, एक लोगों में एक मिथ क्रिएट किया जाता है कि आप, वो कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है सर, तो उनको मेन दिखाना है, वो दिखेगा नहीं तो बिकेगा। अरे डॉक्टर साहब, आपने तो कोई किताब नहीं लिखी आज तक। किताब नहीं सर, ये मेरा मॉड्यूल इतना है कि यहाँ पे चोरी करने वाले बहुत हैं, तो यहाँ का मटेरियल यहाँ उठाएंगे, यहाँ का मटेरियल वहाँ उठाएंगे और फिर अपने को ही ब्रांड बना के बेचना शुरू कर देंगे। तो इसलिए जो जितनी भी सारी बातें हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हैं स्क्रिप्टेड, वो मेरे माइंड के अंदर है, मेरे ब्रेन के अंदर है कि कोई मुझसे ये चीज़ तो नहीं छीन सकता है। किताब तो मेडिकल साइंस में इतना है कि आपने यहाँ से लिया, आपने क्या, नहीं तो मेरी साइंस है, तो मैंने बताया। सरल और सुबोध भाषा में आप पुस्तक अगर लिखिए तो वो बहुत अच्छी रहेगी लोगों। हाँ, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ सर, मैं पॉइंटर्स तो बनाता रहता हूँ कि कभी कुछ ऐसा टाइम मिलेगा। क्योंकि यहाँ जो लोग देखते हैं वो पूछते हैं भाई डॉक्टर साहब से कैसे मिलेंगे, क्या करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ अब जी। तो आपका क्लिनिक भी है। हाँ जी, हाँ जी, वसंत विहार में ही है सब, मेन रोड 18 पूर्वी मार्ग, वसंत विहार। तो हमने इसी इंटेंशन से खोला है कि लोगों को बता सकें कि जड़ क्या है और आप जड़ पे काम करिए। हम ऐसे डॉक्टर्स नहीं है कि आप हमारे पास आते रहो, हम होमवर्क बहुत देते हैं। हम आपने एसेस कर लिया, आपको कंसल्ट कर लिया, अब आपने इस राह पे चलना है, अब आप ये घर पे फॉलो करिए, उसके बाद हमें दिखाइए। हाँ, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी असिस्टेंस रहेगी, हम आपको हेल्प करेंगे, बट आपने वहाँ पे भी वही करना है जो आपने घर पे करना है। तो आप घर पे करिए, बट आपको अच्छा लगता है मुझे आके वहाँ टाइम बिताना, आपको पैसे देना, तो वी आर ठीक है, वेलकम। बट हम वहाँ पे पैसों से ज़्यादा सर, मैं कभी भी पेशेंट्स नहीं बोलता हूँ, मैं हमेशा हेल्थ सीकर्स बोलता हूँ कि वहाँ पे वो एक अच्छी हेल्थ के लिए आए हैं। अगर उनको टाइम लगता है वहाँ पे, हमसे घंटा 2 घंटा बैठ के बात करते हैं, तो उनको वो अवेयरनेस और नॉलेज ही अपग्रेड होती है। यूजुअली अगर कोई कंसल्टेशन के लिए मेरे पास आएगा, मैं उसको 15 मिनट 20 मिनट इससे ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ, बट वो वहाँ पर अगर रहता है मेरे साथ, चाहे वो ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है, चाहे पोस्ट ट्रीटमेंट वहाँ पर रुक रहा है, वहाँ पर हमने थोड़ा अरेंजमेंट बनाया हुआ है कि वो आएँ, कॉफ़ी पिएँ, बुक्स पढ़ें, उनकी कोई क्वारी है तो वो हमसे क्वेश्चन कर सके, तो उनमें अवेयरनेस बहुत बढ़ जाती है। और मेरा मेन मकसद यही है, रादर देन ट्रीटिंग यू, मैं आपको पूरा उस चीज के बारे में अवेयर कर सकूं। हेल्थ सीकर तो नॉट पेशेंट। तो मेरा उद्देश्य भी ये है कि अगर आपको अपनी हेल्थ ठीक रखनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, देन इम्प्लीमेंटेड। सो अभी ठीक है, दिक्कत आपकी नहीं है बिकॉज आपको अवेयरनेस नहीं है, तो बट वंस यू हैव अवेयरनेस, डू इम्प्लीमेंटेड। और आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो रिजल्ट्स ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये बताइए, आप गाना गाते हैं क्या? नहीं, गाना तो मैं नहीं गाता, गाना सुनता जरूर हूँ। क्यों कह रहे हैं कि आपकी वाणी में हाँ जी, बहुत लोच है। अच्छा। एक मतलब एक लगता है कि आपको गाना गाना चाहिए। अच्छा। मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। अच्छा। और फेस रीडर भी हूँ। ग्रेट। तो आप अच्छे रहेंगे अगर आप कुछ संगीत में जाएं। चलिए, ये बहुत अच्छा चीज़ होगा आपके लिए। हाँ जी, हाँ जी, ज़रूर ध्यान रखेंगे सर। हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आपका तो निश्चित है कि आपको करना चाहिए ये, क्योंकि जो आपकी कल्पनाएं हैं ये कवि की कल्पनाएं हैं। अच्छा। ये डॉक्टर की नहीं है। कि अब आपने सब बदल दिया, रीडिफाइनिंग द टर्मिनोलॉजी कि हेल्थ सीकर, ये अपने आप में एक बहुत क्रांतिकारी बात है सर। लगे हुए हम 25 साल हो गए हमें करते करते। बस हमें ऊपर वाला और हमारी माता जी का आशीर्वाद, हमारे साथियों का साथ हमें मिलता रहे, तो उससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। जिसने हमें शिक्षा दी उसकी शिक्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि ये अक्सर लोग ये कहते हैं कि आजकल वो कपिंग करते हैं। हाँ जी। वो क्या, वो लोग सर देखिए, जितनी भी ये थेरेपीज है जिसको हम ऑल्टरनेट मेडिसिन की बात करते हैं, क्योंकि मेरा ये अनुभव है, क्योंकि हमने कुछ कोविड से पहले हांगकांग में हमारा सेंटर हुआ करता था, चाइनीज़ थेरेपी का एक पार्ट है। बट चाइनीज़ थेरेपी में आप जाएंगे तो उनका बेसिक कोर्स, जैसे हमारा MBBS का 5 साल का होता है, वहाँ 7 साल का है। और वो सब लैंग्वेज जो है कैंटनीज़ में है, उनकी अपना लिटरेचर है, मैंडेरियन भाषा है, उसी में है। वहाँ से यहाँ ट्रैवल जो हुआ वो डायरेक्टली नहीं हुआ। एक जयसूर्य, एंटनी जयसूर्य डॉक्टर थे, वो टेमिनियल थे, वो वहाँ से पढ़ के आए, फिर वो श्रीलंका में प्रैक्टिस किया, श्रीलंका से तमिलनाडु में आया, तमिलनाडु से पहुँचते 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 वो फ्रेगमेंट हमारे पास आ गया है। साइंस बेकार नहीं है सर, मैं कभी नहीं कहता कोई साइंस बेकार है। प्रैक्टिशनर्स अपने फ़ायदे के लिए, अपने पैसों के लिए वो उसको तोड़ मरोड़ के कैसे पेश कर रहे हैं, वो बहुत मैटर रखता है। अगर मैं बात करूं किसी भी, अगेन मैं वहीं आता हूं सर, अगर एलिमिनेशन ऑफ रूट कॉज का हूं, रूट कॉज के लिए कोई भी पद्धति का इस्तेमाल करना वो लक्षण को यानी सिम्टम को दबाना है, बीमारी को ठीक करना नहीं है।
मेरा हमेशा से ये रहा है कि आप बीमारी को समझें, उसे ठीक करें, जड़ पे काम करें। ट्रीटमेंट तो आप कहीं पे भी चले जाइए, कोई झाड़ू मारेगा, कोई फूंक मारेगा, कोई पानी पिलाएगा। अब पहलवान भी ऑर्थोपेडिक में उतर गए हो, कहते हैं हड्डी हम भी जोड़ते हैं। अब हमारा कंपटीशन डायरेक्टली अगर गांव का गांव है, पहलवानों से है, हरियाणा एग्जैक्टली, तो वहां पे अब सोचना तो हमें ना सर, हमें जाना कहाँ है। अब जैसे हमारा, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि हमने तो पूरे विश्व को योग दिया है, बट कितने लोग हैं जो योग जानते हैं, समझते हैं? उनको केवल आसन और प्राणायाम ही पता है, बट वो यम, नियम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि, बाकी के स्टेप्स को कोई नहीं पूछता है। और योग जो साइंस है वो तो इतनी स्ट्रांग, इतनी पावरफुल है कि आप समाधि यानी आप चयन कर सकते हैं कि आपका मृत्यु का समय क्या होना चाहिए। तो इतना डिसिप्लिन वे में अगर आप आ जाते हैं किसी साइंस को प्रैक्टिस करते हुए, उसके लिए जो पहली सीढ़ी है वो डिसिप्लिन ही है ना। अगर आप डिसिप्लिन ही नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? अच्छा, तो डिसिप्लिन में आना बहुत जरूरी है। तो ये आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, आपने इतना ढंग से बताया, लेकिन आपसे हमारे संबंध अब जुड़ गए हैं, तो आप जुड़े रहिए। बिल्कुल सर, हमेशा हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करके इसको बढ़ाएं। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। हमारे पास जैसे कि ऐसी ऐसी NGOs हैं, हाँ जी, जो इसमें लगी हुई हैं, हेल्थ हाँ जी, में ही लगी हुई हैं। हाँ जी, हम उनके साथ आपको जोड़ेंगे। बिल्कुल सर। तो हमारा सर एक ये भी बहुत मेन है कि हिंदुस्तान में जो हमारा अभी बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों में डायबिटीज़, बच्चों में हाइपरटेंशन, बच्चों में कैंसर, जो कभी सुनने के लिए नहीं आता था, और अगर बच्चों में अभी से बीमारी हैं तो उनका भविष्य क्या होगा? तो इसके लिए तो हमारी ये कोशिश और विग्रस और बड़े प्लेटफॉर्म पे आनी चाहिए कि बेसिक प्रॉब्लम कहाँ है। और जब तक, क्योंकि 80% व्हाट वी ईट इज़ व्हाट वी आर, हम 80% जो खाते हैं और पचाते हैं वही हैं, बाकी 20% चीज़ें सब कुछ है। तो जब तक ये अवेयरनेस हमारी राइट न्यूट्रिशन की नहीं होगी अमंग्स द मासेस, तब तक शायद हम प्रॉब्लम से जूझते रहेंगे। बहुत लोग कहते हैं खाना खाना खाना, आपको ज़िंदा रहने के लिए खाना चाहिए, जबकि आप जितना कम खाएंगे उतना ज़्यादा ज़िंदा रहेंगे। बॉडी अपने आप ही उस फेज़ में जाती है जिसको हम ऑटोफेजी कहते हैं, जब आप प्रोलॉन्ग फास्टिंग करते हैं। तो आप कम खाएंगे तो ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, ज़्यादा खाने से स्वस्थ नहीं रहेंगे। नहीं, तो खान पान के बारे में मेरी नेशन में, यानी हमारे यहाँ बहुत कम अवेयरनेस है सर, और खासकर बच्चों में तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि जो बीमारियाँ हमने पहले बड़ों में नहीं सुनी थी वो आजकल बच्चों में आ गई हैं। तो आप अब तक जो है 5-6 हज़ार लोगों को देख चुके होंगे। अब सर ऑलमोस्ट मेरी प्रैक्टिस 2001 में शुरू हो गई थी, अब ऑलमोस्ट 25 साल हो गए हैं। अब गिनती तो मेरे को सिर्फ इवैल्यूएटिव में इसलिए कि जिन लोगों में मैं जाता हूँ, लेक्चर लेता हूँ, उनके साथ 3 से 5 दिन जुड़ा रहता हूँ, वही फिर कंसल्टेंसी के लिए आते हैं। तो रफली एस्टिमेशन में भी मोर देन 50,000 पीपल आई हैव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, जैसे मैं कहता हूँ, हेल्थ सीकर्स, उनको बना दिया है। एंड बस मेरी यही उम्मीद है और कोशिश रहती है कि मैं आपको समझा सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, चलना आपने खुद है और आप चलते रहिए। इस सुहाना इतना अच्छा सफ़र है ये, इसमें चलना तो आपको ही पड़ेगा। एक बचपन से हम लोगों को हमारे फादर ने, उन लोगों ने ये कहा कि भैया वॉकिंग करो। वॉकिंग इज़ अ बेस्ट एक्टिविटी सर, बट नॉट एन एक्सरसाइज। अच्छा, वो एक्सरसाइज नहीं है? नहीं, इट्स एन एक्टिविटी। और फिर बात वहीं आती है, आजकल बड़ा ऐप में चला हुआ 10,000 स्टेप्स। हाँ। अब आपका वजन ज़्यादा है, हाँ। और सपोज आप 10 किलो ज़्यादा है, हम ही रोज 5 किलोमीटर वॉक करते हैं। आप सोचिए कि अगर 10 किलो ज़्यादा है तो घुटने पे 40 किलो एवरी स्टेप यू टेक, और आप 10,000 कदम चल रहे हैं तो 10,000 टाइम्स 40 kgs ऑन टू योर नी। तो आप क्या कर रहे हैं नी के साथ? तो क्या करना चाहिए फिर? एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज इतनी बड़ी साइंस है सर, मेरी कंट्री में इसके बारे में बहुत मिसलीडिंग फैक्ट्स हैं, बहुत मिसलीडिंग। हम मूवमेंट्स को ही एक्सरसाइज। तो आपका मॉड्यूल है कोई एक्सरसाइज का? यस सर, बिकॉज मैं तो अपने पेशेंट्स को खुद ही ट्रेन करता हूँ एक्सरसाइज में, और यही बदकिस्मती है कि जब मैं उनसे पूछता हूँ अच्छा एक्सरसाइज करके बताओ क्या कर रहे हैं, वो मूवमेंट ही कर रहे होते हैं। एक्सरसाइज इज अ बिग साइंस। अब हमारे यहाँ एक्सरसाइज वही समझा सकता है जिसने मसल फिजियोलॉजी पढ़ी हो, जिसने एनाटमी पढ़ी हो, जिसका मेडिकल बैकग्राउंड हो। अब तीनों में से जिसका बैकग्राउंड ही नहीं है वो आपको एक्सरसाइज करा ही कैसे सकता है? अरे तो ये तो सभी पढ़े हुए हैं जितने डॉक्टर हैं। अब वो बताते नहीं होंगे फिर, उनकी इंटेंशन सर। अब जैसे मैं बहुत बारी पूछता हूँ कि क्या डायबिटीज ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती? आप एक भी लिटरेचर दिखाइए जो कहता हो नहीं ठीक हो सकती है। हाँ, ठीक हो सकती है, बट ये ठीक होने का जो तरीका है वो कौन बताएगा? वो डेफिनेटली प्रोफेशनल्स के पास है। बट फिर क्वेश्चन वही आ जाता है सर, अगर ट्रीट ही कर दिया तो फिर मुर्गा उड़ गया। बस अब मैं बोलना नहीं चाहूँगा बिकॉज आई बिलोंग टू द सेम फर्टिनिटी, बट इंटेंशंस की बात है। मेरी इंटेंशंस ऐसी कभी नहीं रही कि आप बेवकूफ़ बनाते रहिए।
मुझे ये है कि ये मेरा ही कर्तव्य है और मेरा ही ये जो मैंने इतने सालों में पढ़ा है कि आपको वो ना हो उसके लिए क्या किया जाए। होने के बाद तो मैं हुई ना, मैं आई एम नॉट रनिंग अवे, बट आपको ना हो उसके बारे में पूरी शिक्षा देना, आपको ज्ञान देना, आपको पूरा समझाना, वो भी मेरा ही कर्तव्य है सर। अरे डॉक्टर साहब, मैं पिछले 15 साल से 5 किलोमीटर रोज टहलता हूँ, लेकिन कुछ नहीं होता है। आप आइए सर, मैं आपको इनवाइट करता हूँ। हाँ। आप पर्सनली क्लिनिक पे आइए, आई इवैल्यूएट यू, क्योंकि मुझे इवैल्यूएशन और असेसमेंट करीबन 1 घंटा लगता है। तो मेरी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, वो कोई भी अपॉइंटमेंट है वो 1 घंटे के बाद ही दी जाती है, क्योंकि मुझे अपना सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है कि मैं डायग्नोसिस क्या कर रहा हूँ पेशेंट में। तो हमारा जो अपना ऑर्थोपेडिक असेसमेंट होता है वो मैं खुद ही करता हूँ, तो मुझे उसमें 1 घंटा चाहिए। चाहे वो फिजिकल इवैल्यूएशन में कुछ टेस्ट होते हैं ऑर्थोपेडिकली, मसल्स आपकी क्या कह रही हैं, रिफ्लेक्सेस क्या कह रहे हैं, सेंसेस आपके कैसे हैं, तो वो पूरा हमारा एक चार्ट बनता है। उस चार्ट के बेसिस पे अब मुझे प्रोटोकॉल क्या फॉलो करना है। अब ये तो चीज़ें मैंने देख ली कि आप में किस किस चीज़ में मेरे को आपको उनको ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो किनको फोकस करना है, तो वो जब तक मुझे ही नहीं पता होगा, अगर मैं दवाई कुछ लिख रहा हूँ, दवाई अगेन आपको सिम्टम्स के ऊपर ही ऐड करेगी। तो सिम्टोमेटिक रिलीफ थोड़ा सा हम कम बिलीव करते हैं। हम तो बहुत कम बिलीव करते हैं। वी फोकस मोर ऑन आयुर्वेद में ही करते हैं। हाँ जी। तो आप क्या आते हैं फिर एक दिन? डेफिनेटली सर, यू आर ऑलवेज वेलकम। तो व्हाट इज द बेस्ट टाइम? Sir, like evenings I'm always there, because first half I'm consultant to Power Finance Corporation also. So they have taken me as a pain management consultant. महारत्ना कंपनी है, उसमें फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि somebody is recruiting you as a pain management consultant. तो हमारी जो पेन मैनेजिंग की जो टेक्निक्स है वो नॉन सर्जिकल है, नॉन इन्वेजिव है। कोई भी आपको दर्द है उसमें हम आपको सर्जरी इंटरवेंशन या कोई भी ऐसा इन्वेजिव मेथड में नहीं जाने देंगे। आपको सिर्फ जो फॉलो करना है वो हमारी इंस्ट्रक्शंस। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में जाना पड़ेगा? मॉर्निंग सर, मॉर्निंग मैं वहाँ पे 10 to 1 वहीं होता हूँ, मॉर्निंग फर्स्ट हाफ। इवनिंग्स ऑलमोस्ट 4 to 8 मैं क्लिनिक पे होता ही होता हूँ। चलिए, आपके लिए आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों से अनुरोध है कि ये इस तरह के लोगों को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये फैलाएं कि इस तरह के मिथ्स जो उसमें डॉक्टरों में और इस समय फैलाए हैं रोग के बारे में, किसी जैसे इन्होंने बताया कि वॉक करना एक्सरसाइज नहीं है, वो एक तरह का एक्सर्शन हुआ, क्या हुआ? एक्टिविटी है सर, वॉकिंग। यस, वॉकिंग का सर पर्पस हमें ये देखना पड़ता है कि आप किस मतलब आप चाहते क्या है। आप वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप कितनी कैलोरीज यूटिलाइज करेंगे। आप भागते हैं 1 घंटा तो आप हार्डली 300 कैलोरी यूटिलाइज करते हैं। वॉकिंग में 150, आपने 1 कप चाय पी ली, हो गई बराबर। तो आप इतना एफर्ट भी डाल रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, बट उसके रिजल्ट्स आपको नहीं आएंगे। हम तो 300 कैलोरी डेली हमारा कटता है। हाँ, तो फिर तभी पेट निकल आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आप आए, बहुत बहुत प्लेजर, माय प्लेजर। थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।